हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने एससीएम के अंदर सेक्शन ए में बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से आपको पेपर में 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो मिलेगा, और 7 से 10 इसलिए रखे हैं क्योंकि हो सकता है आपको 1 से 2 ऑब्जेक्टिव भी इसमें से मिल जाए। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एबीसी की। आप कहेंगे एबीसी, अरे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हालांकि ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आप अपने सीएमए तक ग्रुप 2 में पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन बिल्कुल आपने जो पढ़ा है, मैं कहता हूं सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं आपको इसको बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाऊंगा। तो बस अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, आराम से मेरे साथ इस सफर का मजा लीजिए, और यकीन मानिए इस एबीसी एनालिसिस में आपको मैं चैंप बना दूंगा, ठीक है ना। लेकिन शर्त एक है, शर्त यह है कि आपको सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से होल्ड करना पड़ेगा। एक बार में सब कुछ नहीं होता, कहते हैं ना, तिल तिल करके ही समुंदर जो है, अब मतलब कहते हैं धीमे धीमे थोड़ा रास्ता कवर होता जाएगा, रास्ता अपने आप पता लगेगा कब कवर हो गया। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एबीसी, तो सबसे पहले एबीसी की बात करें तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये क्या होती है। जैसे इसका नाम वैसे ही इसका काम। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग माने जब कॉस्टिंग जो हो वो एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में निकाली जाएगी तो उसे बोलेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, आराम से समझाता हूं, टेंशन फ्री होकर बैठिए। भाई अगर मैं बात करूं तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, यहां लाइन खींच लेते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या आती है, एक होती है सेलिंग प्राइस पर यूनिट होती है। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक सेलिंग प्राइस पर यूनिट होती है। इस सेलिंग प्राइस पर यूनिट को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो पहला आएगा टोटल कॉस्ट पर यूनिट और दूसरा आएगा डिजायर्ड प्रॉफिट। लिख दे रहा हूं, डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। अब अगर मैं इस बात करूं, भाई देखिए हम बनने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, तो हमारे लिए प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग को अगर हमने सही तरीके से डील कर लिया तो प्रॉफिट के साथ तो हम अपने आप खेल लेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं तो इसके भी 2 पार्ट होंगे, इसके भी 2 पार्ट होंगे। पहला होगा डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा होगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। पहला होगा डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा होगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या पार्ट आएंगे? डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास आएगी ओवरहेड कॉस्ट। तो मेरे पास क्या निकल के आएगी? ओवरहेड कॉस्ट। अब देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट के साथ डील करना तो बहुत आसान है, सबसे बड़ा खेल इस इनडायरेक्ट कॉस्ट के साथ डील करने का होता है। माने जो ओवरहेड कॉस्ट है, ये जो ओवरहेड कॉस्ट है, देखा जाए तो 2 पार्ट हो सकते हैं। पहला, इस कॉस्ट को हम क्या करेंगे? इनकर्ड करेंगे, और दूसरा, इस कॉस्ट को हम क्या करेंगे? रिकवर्ड करेंगे। माने क्या है, एक तो ओवरहेड कॉस्ट हमने क्या करा? प्रोडक्ट के अंदर जोड़ दी। भाई जो भी कॉस्टिंग आएगी उसका पैसा देगा कौन? कस्टमर, जो कष्टों से मर जाए। भाई सारा खर्चा जितना भी प्रोडक्ट के ऊपर हो रहा है वो वसूलेंगे किससे? अपनी जेब से तो देंगे नहीं, वो वसूलेंगे किससे? सर कस्टमर से। और कस्टमर को कैसे भाई कैसे करके वसूल करेंगे? भाई उसे प्रोडक्ट बेच के उससे हम क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट के अंदर उस इनडायरेक्ट कॉस्ट को, उस ओवरहेड कॉस्ट को क्या कर देंगे? इनकर्ड कर देंगे। अब इनकर्ड तो कर दिया, लेकिन वसूलेंगे कैसे? रिकवर कैसे करेंगे? मुद्दे की बात यह है। तो इस ओवरहेड कॉस्ट को रिकवर करने के लिए हमें 2 तरीके की अप्रोच पढ़नी पड़ेगी। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो जन्मों जन्मों से अभी तक चली आ रही है, और एक एबीसी माने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच। एक एबीसी
अप्रोच माने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच। माने क्या हुआ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच कब यूज की जाती है, जब कभी भी ओवरहेड कॉस्ट, जब कभी भी किसी भी पर्टिकुलर की जो ओवरहेड कॉस्ट है, दैट इज द मेजर पार्ट, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। माने किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में अगर ओवरहेड कॉस्ट उसकी एक मेजर पार्ट है, तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को जजमेंट करने के लिए आपके पास दो अप्रोचेस हैं। पहला ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा एबीसी अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें दोस्तों, तो ट्रेडिशनल अप्रोच माने यहां पे बात करेंगे रिकवर्ड ओवरहेड कॉस्ट। तो रिकवर्ड ओवरहेड कॉस्ट के लिए बात करें तो दो तरीके के अप्रोच है। पहला ट्रेडिशनल अप्रोच, पहला ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा एबीसी अप्रोच, और दूसरा एबीसी अप्रोच। भाई ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब सारी चीजें एक जैसी, माने हम हमेशा इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में एक सिंगल बेस लेके चलेंगे। अब ये सिंगल बेस का मतलब क्या हुआ सर, सिंगल बेस का मतलब है भाई जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं हम ये मान के चलते हैं या तो वो मशीनों से बना है या फिर वो लेबर से बना है, या तो वो मशीनों से बना है या फिर लेबर से बना है। माने सिंगल बेस के अंदर या तो हम मशीन आवर्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे या फिर हम लेबर आवर्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, या तो हम मशीन आवर्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे या फिर हम लेबर आवर्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। माने जब कभी भी आप ओवरहेड कॉस्टिंग की जजमेंट कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, तो वहां सिंगल बेस का यूज करेंगे, या तो मशीन आवर्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे या फिर आप लेबर आवर्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तीसरी अप्रोच काम नहीं करेगी। लेकिन अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करें तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमेशा सिंगल अप्रोच काम नहीं करती, हमेशा मल्टीपल बेस काम करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच के अंदर हमेशा मल्टीपल बेस का काम किया जाता है। मतलब क्या हुआ भाई, अगर मैं बात करूं मशीन्स की इंश्योरेंस की, तो मशीन का इंश्योरेंस किस बिहाफ पे होगा भाई, इंश्योरेंस किसकी बिहाफ होता है, मशीन की कॉस्टिंग के ऊपर होता है। जो मशीन जितनी ज्यादा महंगी होगी उसका इंश्योरेंस उतना ज्यादा महंगा होगा, ठीक है ना। उसका डेप्रिसिएशन भी उस हिसाब से क्या होगा, कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा अगर मैं बात करूं रेंट की, तो रेंट किसके बिहाफ पे कैलकुलेट होगा भाई, आप किस प्रोडक्ट के लिए कितने स्पेस का यूज कर रहे हैं, आप किस प्रोडक्ट के लिए कितने स्पेस का यूज कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे क्या होगा, रेंट का डिवीजन किया जाएगा। मतलब हम क्या करते हैं, जैसे जैसे एक्टिविटी होगी उसके रेस्पेक्ट में उसका बेस डिसाइड होगा। जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम सिर्फ एक ही बेस लेके चलेंगे, या तो मशीन आवर्स या फिर लेबर आवर्स। क्लियर हो गई बात, यहां तक की बात में कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब हम सीधे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो शायद मैं समझता हूं कि आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और एबीसी एनालिसिस क्यों किया जाता है ये भी हमें समझ में आएगा, ठीक है ना। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बहुत आराम से तसल्ली से देखिएगा। अब मैंने आपसे कहा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, या मैंने कहा एक पर्टिकुलर कंपनी में दो टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए में जो मशीन आवर्स लगते हैं वो लगते हैं 1000 घंटे के, और प्रोडक्ट बी में जो मशीन आवर्स लगते हैं वो लगते हैं 1500 घंटे के। और ये प्रोडक्ट ए और बी को बनाने के लिए जो इनडायरेक्ट कॉस्ट लगती है वो रुपीज लगती है 1 लाख रुपए। कितनी? 1 लाख रुपए। आप कहेंगे सर ये इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी है, अभी कर रहा हूं, उसका पार्टीशन कर रहा हूं, बहुत आराम से देखिए। अब ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ये कुछ इस तरीके से है। पहला मान लिया रेंट देना पड़ता है आपको, दूसरा मान लिया इंश्योरेंस कराना पड़ा आपको,
या लाइटिंग करनी पड़ी, लाइटिंग का मतलब बिजली का खर्चा, ठीक है ना। तीसरा इंश्योरेंस मान लिया, और चौथा हमने मान लिया सुपरविजन चार्जेस, ठीक है ना। ये 4 तरीके की इनडायरेक्ट कॉस्ट है भाई, ये सारी की सारी क्या है, इनडायरेक्ट है। मान लीजिए रेंट में आपको 40,000 रुपए का खर्चा देना पड़ता है। रेंट में कितना खर्चा देना पड़ता है, 40,000 रुपए का। लाइटिंग में आपका खर्चा होता है 10,000 रुपए का। इंश्योरेंस कराने गए मान लीजिए 30,000 रुपए का या 20,000 रुपए का, और जो सुपरविजन है इसमें आपका खर्च हो रहा है 30,000 रुपए। अब जरा ध्यान दीजिए, 40 और 10 50 और 20 70 और 30 1 लाख, माने टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी हो गई, 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट बियर करनी पड़ी है, किसके लिए, 2 प्रोडक्ट ए और बी के लिए। प्रोडक्ट ए को बनाने में 1000 घंटे लगते हैं मशीन आवर्स के, और प्रोडक्ट बी को बनाने में 1500 घंटे लगते हैं। तो ये कह रहा है बताइए इस इनडायरेक्ट कॉस्ट, माने मान लेते हैं पहले 1 मिनट, बताइए, ये कह रहा है इफ देयर आर टोटल 5,000 यूनिट्स of product A and 3,000 units of product B are produced, then find overhead cost per unit by using traditional approach। अभी मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर प्रोडक्ट ए के 5,000 यूनिट बनाए गए, प्रोडक्ट बी के 3,000 यूनिट बनाए गए, तो बताइए कि ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना होना चाहिए। माने प्रोडक्ट ए की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, प्रोडक्ट बी की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा। बात समझ में आ गई। माने टोटल खर्चा हो रहा है 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के दोनों को मिलाकर हो रहा है। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी मिलके क्या कर रहे हैं, रेंट इतना बियर कर रहे हैं, लाइटिंग इतना बियर कर रहे हैं, इंश्योरेंस इतना बियर कर रहे हैं, और सुपरविजन चार्जेस इतना हो रहा है। तो बताइए ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू हर प्रोडक्ट की जो ओवरहेड कॉस्ट है वो पर यूनिट कितनी रहेगी। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अब जरा मुद्दे की बात करिएगा, सॉल्यूशन की बात, यहां पे बहुत आराम से तसल्ली से अगर मैं बात करूं तो टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए। इस 1 लाख रुपए की कॉस्टिंग आ रही है किसको प्रोड्यूस करने में, सब प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को प्रोड्यूस करने में। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों मिला के टोटल कितने मशीन आवर्स का यूज कर रहे हैं, 2500 मशीन आवर्स का। देखिए याद करिए, अगर मैं बात करूंगा तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमेशा सिंगल बेस के लिए ली जाती है। ट्रेडिशनल अप्रोच हमेशा सिंगल बेस के लिए ली जाती है, या तो मशीन आवर्स या फिर लेबर आवर्स, या तो मशीन आवर्स या फिर लेबर आवर्स। यहां पे हमें मशीन आवर्स गिवन है तो हम मशीन आवर्स के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो ये टोटल 1 लाख रुपए कितने मशीन आवर्स के लिए खर्च हो रहे हैं, सर 2500 घंटे जब हमारी मशीन चलती है तो 1 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। जब 2500 आवर्स हमारी मशीन चलती है तो 1 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। उस 1 लाख रुपए में रेंट भी है, लाइटिंग भी है, इंश्योरेंस भी है, सुपरविजन चार्जेस भी है, ये सब है। बात समझ में आ गई। तो अगर हम कहें तो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, यहां पे ओवरहेड कॉस्ट और यहां आ जाएगा ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। यहां ओवरहेड कॉस्ट और यहां आ जाएगा ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। अब जरा देखिए, अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ए को कितने घंटे चलाना पड़ता है, यहां पहले मशीन आवर्स लिखिए। मशीन आवर्स कितना है, 1000 घंटे। यहां कितना है,
1500 घंटे, टोटल कितना हो गया 2500 आवर्स। अगर मैं बात करूं बहुत ध्यान से, 2500 आवर्स मशीन रन करने पे हमारी कॉस्टिंग आ रही है इनडायरेक्ट कितनी, 1 लाख रुपए। तो 1 घंटे की कॉस्ट कितनी आएगी, 1 घंटे की कॉस्ट कितनी आएगी, माने मशीन आवर्स रेट, मशीन आवर्स रेट क्या होगा सर, 1 लाख डिवाइड बाय 2500 कितना हो जाएगा सर, रुपीस एट द रेट ऑफ 1 लाख डिवाइड बाय 2500 कितना आ जाएगा, ₹40 पर आवर, ₹40 पर आवर। और यहां पे भी कितना आ जाएगा, एट द रेट ऑफ ₹40 पर आवर। तो अब अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट ए की ओवरहेड कॉस्ट कितनी आएगी, प्रोडक्ट ए की ओवरहेड कॉस्ट कितनी आएगी सर, 1000 इंटू 40,000 रुपए की कॉस्ट तो प्रोडक्ट ए की आएगी, और 1500 इंटू 40 माने 60,000 रुपए की कॉस्ट क्या आएगी, प्रोडक्ट बी की आएगी। तभी तो टोटल कॉस्टिंग कितनी हो गई, 1 लाख रुपए की हो गई, टोटल कॉस्टिंग कितनी हो गई, 1 लाख रुपए की हो गई। बात समझ में आ गई, ये कहलाएगा ट्रेडिशनल अप्रोच, ये क्या कहलाएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच। इस ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने क्या करा, हमने सीधे सीधे जो टोटल मशीन आवर्स है उसको सिंगल बेस मान लिया, और सभी खर्चों को उस मशीन आवर्स के रेस्पेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उस टोटल अगर हम बात करें टोटल मशीन आवर्स में, हमने देखा टोटल खर्चा कितना हुआ, तो 1 घंटे में कितना होगा, 40 रुपए का, तो 1000 घंटे में कितना होगा, 40,000 रुपए का प्रोडक्ट ए में होगा और 60,000 रुपए का प्रोडक्ट बी में होगा। बात समझ में आ गई। हम चाहे तो इस रेंट को, इस लाइटिंग को, इस इंश्योरेंस को, इस सुपरविजन चार्जेस को भी प्रोडक्ट ए और बी की फॉर्म में रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। भाई कैसे डिवाइड करेंगे, भाई हमने यहां पे इनडायरेक्ट कॉस्ट ली, कितनी थी, ₹1 लाख, ₹1 लाख। अब इसके अंदर 4 खर्चे थे। पहला था क्या, रेंट, लाइटिंग, इंश्योरेंस, सुपरविजन चार्जेस। रेंट, लाइटिंग, इंश्योरेंस और सुपरविजन चार्जेस। अब ये जो रेंट लग रहा था, ये सिंगल प्रोडक्ट ए का नहीं लग रहा था, 2 प्रोडक्ट का लग रहा था, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। अब ए में अगर हम बात करें तो यहां पे हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें। इस ट्रेडिशनल अप्रोच में हम हमेशा सिंगल बेस लेके चलते हैं। सिंगल बेस कौन सा लेंगे, या तो मशीन आवर्स के लेंगे या फिर लेबर आवर्स के लेंगे। मशीन आवर्स की बात करें तो टोटल मशीन आवर्स कितने हो गए, 2500 में से 1000 घंटे प्रोडक्ट ए के हैं और बी के कितने हैं, 1500। तो अगर मैं इनके रेशो की बात करूं, ए रेशो बी कितना होगा, तो 1000 रेशो 1500 माने 10:15। मतलब अगर मैं बात करूं तो रेंट होना चाहिए 10:15 की फॉर्म में। रेंट क्या होना चाहिए, 10:15 की फॉर्म में बढ़ना चाहिए। यहां पे भी 10:15 की फॉर्म में बढ़ना चाहिए, यहां पे भी 10:15 की फॉर्म में बढ़ना चाहिए, और यहां पे भी 10:15 की फॉर्म में बढ़ना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिए, रेंट का खर्चा कितना था हमारा, 40,000 रुपए। रेंट कितना हुआ था हमारा, 40,000 रुपए, ₹40,000। अब अगर ₹40,000 को 10:15 में डिवाइड करूं तो भाई कैसे डिवाइड करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल सम ऑफ द रेशियो कितना हो गया, 25। तो 40,000 डिवाइड बाय 25 कितना हो जाएगा, 40,000 डिवाइड बाय 25 कितना हो गया सर, 1600। माने एक वैल्यू कितनी आ गई, 1600 के बराबर। तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 16,000 ये, और इंटू 15 कर देंगे तो 24,000 ये। माने प्रोडक्ट ए में जो रेंट खर्च हुआ होगा वो कितना खर्च हुआ होगा सर, हम जो सोच रहे प्रोडक्शन के बिहाफ पे सोच रहे, कितने मशीन आवर्स लगे उसके बिहाफ पे सोच रहे, तो हमने उसके बिहाफ पे इसके लाइटिंग के खर्च, उस रेंट के खर्चों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। दैट इज नोन टू बी द ट्रेडिशनल अप्रोच। अब अभी हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात नहीं करें, अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं। ऐसे लाइटिंग की बात करूं तो फिर रेशो कितना है, 10:15, ठीक है ना। तो ए प्रोडक्ट के लिए कितना लाइटिंग लगी होगी, तो हम क्या करेंगे, 10 + 15 कितना हो गया, 25। माने टोटल खर्चा कितना हुआ था लाइटिंग में सर, 10,000 रुपए का। कितना, 10,000 रुपए का।
तो हम क्या करेंगे, इस 10,000 को 25 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 + 15 25। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 25 कितना आ गया, 400 रुपए। तो 10 यूनिट का खर्चा कितना आ जाएगा, रुपीस 4,000, और ये रुपीस 6,000। ऐसे अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस का टोटल खर्चा कितना था, 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए। तो इसको भी हम 10:15 में डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा रुपीस 20,000 डिवाइड बाय 25 कितना आ गया, 800। तो ये हो जाएगा रुपीस 8,000, और ये हो जाएगा रुपीस 12,000। ऐसे अगर सुपरविजन की बात करें तो सुपरविजन का कितना खर्चा हुआ था, 37,000 रुपए का, 30,000। तो इसे भी अगर A/B में बांटे तो 30,000 डिवाइड बाय 25 कितना हो गया, 1,200। तो ये हो गया 12,000 रुपीस, 12,000, और ये हो जाएगा रुपीस 18,000। बात समझ में आ गई। माने प्रोडक्ट ए में, प्रोडक्ट बी में कितनी कितनी कॉस्टिंग लग रही है ये हमें पता लग गया, लेकिन हमने यहां पे सिर्फ एक ही बेस लेके चले, किसको, मशीन आवर्स को। अच्छा, अब आप सोच के बताइए, बहुत सोच के जवाब दीजिएगा, मशीन आवर्स का रेंट से क्या लेना देना। रेंट का लेना देना तो जगह से है। भाई प्रोडक्ट ए के लिए आप कितनी जगह का यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट बी के लिए आप कितनी जगह का यूज कर रहे हैं, ये मैटर करेगा, मशीन आवर्स क्यों मैटर करेंगे। भाई रेंट में, रेंट का मतलब इस बिल्डिंग का रेंट है जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, स्टूडियो को यूज कर रहा हूं, तो स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वो मुद्दे वाली बात है ना। भाई मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरी रिकॉर्डिंग्स, तो मैं कितने स्पेस का यूज कर रहा हूं अपनी रिकॉर्डिंग करने के लिए, ये मैटर करता है। बाकी स्पेस में क्या काम हो रहा है ये मैटर करता है। तो अगर प्रोडक्ट ए और बी की बात करें तो प्रोडक्ट ए और बी का जो रेंट है वो उनके एरिया के बिहाफ पे डिफाइन होना चाहिए। माने यहां पे जो कॉस्टिंग है वो किसके बिहाफ पे होनी चाहिए, एरिया पे क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। एरिया वाइज क्या होनी चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। इसका एरिया वाइज क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। तो दैट इज नोन टू बी द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। माने यहां पे रेंट को मशीन आवर्स की तरह, मशीन आवर्स के रेस्पेक्ट में ना डिवाइड करके अगर हम एरिया वाइज डिवीजन करेंगे तो दैट इज नोन टू बी द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो वहां पे हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज कर रहे हैं। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो भाई या तो प्रोडक्ट को बनाने में मशीन आवर्स लगेंगे या फिर लेबर आवर लगेंगे। तो जो मशीन आवर्स लगेंगे उसके रेस्पेक्ट में हर पर्टिकुलर चीज को डिवाइड कर दे तो ये कहलाएगी ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर हम उस एक्टिविटी को उसी के रेस्पेक्टिव बेस के रेस्पेक्ट में डिवाइड करेंगे तो दैट इज नोन टू बी द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। वो क्या कहलाएगी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब जैसे लाइटिंग की बात करें तो प्रोडक्ट ए में कितनी लाइट हो रही है, यूज हो रही है, प्रोडक्ट बी में कितनी लाइट यूज हो रही है, तो डिफाइन करता है ये किसके बिहाफ पे निकलेगी, नंबर ऑफ बल्ब पॉइंट्स। नंबर ऑफ पॉइंट्स भाई किसके लिए कितने पॉइंट्स का यूज कर रहे हो। मान लीजिए प्रोडक्ट ए के लिए आप 4 पॉइंट का यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट बी के लिए आप 5 पॉइंट का यूज कर रहे हो, तो उसी के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बिजली के बिल को डिवाइड करना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है। ऐसे अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं तो ये कॉस्ट ऑफ मशीन पे डिपेंड करेगी, ये कॉस्ट ऑफ मशीन पे डिपेंड करेगी। ऐसे अगर मैं सुपरविजन चार्जेस की बात करूं तो ये डिपेंड करेगी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे, ये डिपेंड करेगी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे। तो सीधी सीधी बात है, जिसका जो रेस्पेक्ट है अगर आप उसे वो रेस्पेक्ट दे देंगे तो क्या हो जाएगी, दैट कॉस्टिंग इज नोन एज टू बी द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और जिसका जो रेस्पेक्ट है उसे आप वो रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप सबको गधे घोड़े सबको एक बराबर मान रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, दैट इज नोन टू बी द ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमेशा सिंगल बेस होता है, जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो भी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि उसका बेस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, रेंट का बेस क्या है, एरिया। लाइटिंग का बेस क्या है, नंबर ऑफ बल्ब पॉइंट्स। इंश्योरेंस का बेस क्या है, कॉस्ट ऑफ द मशीन। सुपरविजन चार्जेस का बेस क्या है, भाई कितने एम्प्लॉइज किस प्रोडक्ट को बनाने में कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। तो अब हम एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। जब एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो शायद आपको पिक्चर और ज्यादा बेहतर क्लियर हो पाएगी। आइए अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, समझ में आ गई बात। तो मान लेते हैं, अगर फर्ज करें कि यहां जो प्रोडक्ट ए और बी का एरिया यूज हो रहा है, मान लीजिए यहां पे यूज हो रहा है 4,000 स्क्वायर फीट, ठीक है ना, और यहां यूज हो रहा है 6,000 स्क्वायर फीट।
माने टोटल स्पेस कितने का हो गया? 10,000 स्क्वायर फीट का। माने जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट ए जो है वो कितने एरिया का यूज कर रहा है? 4,000 स्क्वायर फीट का। और प्रोडक्ट बी कितना यूज कर रहा है? 6,000 स्क्वायर फीट का। तो भाई कॉस्टिंग जो होनी चाहिए, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट का डिवीजन होना चाहिए, वो मशीन आवर्स की जगह किसकी जगह, मशीन आवर्स की जगह किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए? सर स्पेस के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, एरिया के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सेम वे में हमने मान लिया ये जो लाइटिंग है, मान लीजिए प्रोडक्ट ए के लिए 6 या 60 बल्ब पॉइंट का यूज होता है, 60 बल्ब पॉइंट्स का यूज होता है, और इसके लिए 30 बल्ब पॉइंट्स का यूज होता है, इसके लिए 30 बल्ब पॉइंट्स का यूज होता है। तो भाई जो ओवरहेड की जो कॉस्टिंग है वो हम मशीन आवर्स की जगह हम क्या करेंगे? बल्ब पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि किसका खर्चा है? ये लाइटिंग का खर्चा है दोस्तों, ये लाइटिंग का खर्चा है, मशीन को रन कराने का खर्चा नहीं है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सेम वे में इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस किसके बिहाफ पे डिवाइड होगा? भाई मशीन की कॉस्ट के बिहाफ पे डिवाइड होगा। तो मान लेते हैं अगर मशीन प्रोडक्ट ए को बनाने वाली मशीन की कॉस्ट है 2 लाख रुपए, कितनी है? 2 लाख रुपए, और प्रोडक्ट बी को बनाने वाली मशीन की कॉस्ट है 4 लाख रुपए, कितनी है? 4 लाख रुपए। तो जो ओवरहेड कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो इन मशीन की कॉस्ट के बिहाफ पे होना चाहिए। बिल्कुल सेम वे में सुपरविजन चार्जेस की बात करें तो सुपरविजन चार्जेस किसके बिहाफ पे होगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बिहाफ पे होगा। तो मान लेते हैं अगर प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 10 एम्प्लॉय लगते हैं और प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए 8 एम्प्लॉय लगते हैं या 12 एम्प्लॉय लगते हैं या 5 एम्प्लॉय लगते हैं, 5 लिख लेते हैं, 5 एम्प्लॉय लगते हैं, तो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसके बिहाफ पे होगा? एम्प्लॉयज के बिहाफ पे होगा। माने हम क्या कर रहे हैं यहां एक्टिविटी के बिहाफ पे कॉस्ट का क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। भाई अगर बात होगी रेंट की तो भाई कितने एरिया का यूज कौन सा प्रोडक्ट कर रहा है उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे? ओवरहेड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भाई लाइटिंग की बात होगी तो कौन सा प्रोडक्ट कितने बल्ब पॉइंट का यूज कर रहा है उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे? कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंश्योरेंस की बात करेंगे तो भाई कौन सा प्रोडक्ट कौन सी मशीन पे बन रहा है, उस मशीन की कॉस्ट क्या है, उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे? ओवरहेड कॉस्टिंग का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सुपरविजन चार्जेस की बात करें तो किस प्रोडक्ट के लिए कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, इसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे? ओवरहेड कॉस्टिंग का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। माने यहां क्या होगा? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बिहाफ पे भी हम ओवरहेड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमने इससे पहले जो काम किया था वो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पे काम किया था। अब हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आइए अब हम बात करेंगे कंपटीशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट by using traditional approach। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक बेस, सिंगल बेस की बिहाफ पे। सिंगल बेस कौन सा? या तो मशीनर्स या फिर लेबरर्स, ठीक है ना? तो आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां लिखेंगे बेस, यहां लिखेंगे रेशो, और यह हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। बहुत आराम से देखिएगा। अब सबसे पहले इनडायरेक्ट टोटल कॉस्ट कितनी है? भाई अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं कितना स्पेस कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कि कौन सा प्रोडक्ट कितने लाइट बल्ब पॉइंट्स का यूज कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी मशीन पे बन रहा है, कौन सा प्रोडक्ट के लिए कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ सिंगल बेस की। सिंगल बेस का मतलब या तो मशीनर्स या फिर लेबरर्स, अब प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को बनाने में कितना समय लगता है ये इसने बता रखा था। कहां गया? ये रहा सर, 1000 घंटे ये, 1500 घंटे ये। तो अगर मैं बात करूं तो ए और बी का रेशो कितना बैठा?
10:15। कितना बैठा? 10:15। तो जरा देखिए यहां पे प्रोडक्ट सबसे पहले पर्टिकुलर क्या हो जाएगा? आईडीसी। आईडीसी माने इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है टोटल? सर इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है? टोटल है 1 लाख रुपए। टोटल है 1 लाख रुपए। और इसमें बेस क्या माना है हमने? मशीन आवर्स को माना है। बेस क्या माना है हमने? मशीन आवर्स को माना है। रेशो क्या होगा? रेशो क्या होगा? रेशो होगा 1000:1500। 1000:1500 माने 10:15। 1000:1500 माने 10:15। अब प्रोडक्ट ए की बात करें तो भाई 1 लाख रुपए को प्रोडक्ट ए के लिए हम बताएं तो 1 लाख रुपए के लिए कॉस्टिंग कितनी आएगी? भाई टोटल को कॉस्टिंग कितनी होगी? टोटल रेशो कितना हो गया? 25। तो प्रोडक्ट ए के लिए रेशो क्या होगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 25 और इसका पर्टिकुलर रेशो कितना है? 10:10 माने कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगी? ये हो जाएगा ₹40,000। ₹40,000। ऐसे ही प्रोडक्ट बी की बात करें तो 1 लाख ₹1 लाख डिवाइडेड बाय 25 और इसका करस्पॉन्डिंग रेशियो कितना है? 15। तो ये आ जाएगा ₹60,000। कितना आ जाएगा? ₹60,000। क्लियर हो गई बात? ये प्रोडक्ट ए की क्या आ गई? इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई। ये प्रोडक्ट बी की क्या आ गई? इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई। किसके रेस्पेक्ट में? ट्रेडिशनल अप्रोच के रेस्पेक्ट में। अब जरा ध्यान दीजिए तो इसने कितनी यूनिट्स बनाई थी? कुछ बताया था इसने? बिल्कुल बताया होगा। बिल्कुल बताया होगा। कितनी यूनिट्स बनाई? सही ये लिखा हुआ है 5000 यूनिट तो प्रोडक्ट ए की बनाई और 3000 यूनिट प्रोडक्ट बी की बनाई। 5000 यूनिट प्रोडक्ट ए की बनाई और 3000 यूनिट प्रोडक्ट बी की बनाई। तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा? क्या करेंगे? इस 40,000 को ₹40,000 को डिवाइडेड बाय 5000 कर देंगे। भाई 5000 यूनिट को बनाने में 40,000 रुपए का खर्चा, तो एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू ₹8 पर यूनिट। ₹8 पर यूनिट। इसके बाद प्रोडक्ट बी की बात करें, प्रोडक्ट बी की कितनी यूनिट बनाई थी? 3000 यूनिट। तो ₹60,000 डिवाइडेड बाय 3000 यूनिट्स। 3000 यूनिट्स कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू ₹20 पर यूनिट। माने ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू देखें तो प्रोडक्ट ए को बनाने की कितनी कॉस्ट आ रही है? प्रोडक्ट ए को बनाने की कितनी कॉस्ट आ रही है? सर ₹8 पर यूनिट। और प्रोडक्ट बी को बनाने की कितनी कॉस्ट आ रही है? प्रोडक्ट बी को बनाने की कितनी कॉस्ट आ रही है? ₹20 पर यूनिट। बात समझ में आ गई? ये ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू क्या किया आपने? ओवरहेड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम बात करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के रेस्पेक्ट में। अब हम बात करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के रेस्पेक्ट में। तो यहां लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट with respect to ABC अप्रोच। यहां पे ट्रेडिशनल अप्रोच और एबीसी अप्रोच के अंदर हम हमेशा क्या लेते हैं? मल्टीपल बेस लेते हैं। मल्टीपल बेस। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे? सबसे पहले फिर वही यहां लिखेंगे पार्टिकुलर, ठीक है ना? पार्टिकुलर के बाद अमाउंट, फिर बेस, फिर रेशो और फिर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी मतलब अब हमें चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे वो सुपरविजन चार्जेस हो, जिस प्रोडक्ट में जितना यूज हो रहा है उसी के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? ओवरहेड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर हम पर्टिकुलर की बात करें तो सबसे पहले कॉस्ट क्या लगेगी? रेंट की। तो यहां लिख लेंगे रेंट। और क्या लिखना है? रेंट के बाद आ गया आपका लाइटिंग। और क्या लिखना है? इसके बाद आ गया आपका इंश्योरेंस। और क्या लिखना है? इसके बाद आ गया आपका सुपरविजन चार्जेस। अब अगर सबसे पहले रेंट के लिए बेस क्या होगा? स्पेस। लाइटिंग के लिए बेस क्या होगा? नंबर ऑफ बल्ब पॉइंट्स या नंबर ऑफ पॉइंट्स, कुछ भी कह सकते हैं।
इंश्योरेंस के लिए कॉस्ट ऑफ मशीन, इंश्योरेंस के लिए कॉस्ट ऑफ मशीन, सुपरविजन के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, अब जरा देखिए अमाउंट कितना कितना है। रेंट का अमाउंट कितना है? रेंट का अमाउंट है 40,000, 10,000, 20,000 और 30,000। रुपीज 40,000, रुपीज 10,000, रुपीज 20,000 एंड रुपीज 30,000। यह अमाउंट हो गया। अब रेशो कैसे बनेगा भाई? हमने क्या माना था? हमने माना था 4,000 स्क्वायर फीट तो प्रोडक्ट ए के लिए और 6,000 स्क्वायर फीट प्रोडक्ट बी के लिए। तो इनका रेशो क्या होगा? 40 रेशो 60 भाई 4,000 डिवाइड बाय 6,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 4:6 में डिवाइड कर दे। किस में डिवाइड कर दे? 4:6 में। तो यहां रेशो क्या हो जाएगा? 4:6। लाइटिंग के लिए देखिए, लाइटिंग के लिए हमने क्या माना था? 60 और 30 माने 6:3। चाहे तो आप इसे 2:1 कह सकते हैं, इसे 2:3 कह सकते हैं, मर्जी आपकी है। इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस के लिए 2,000 और वो सॉरी 2 लाख और 4 लाख माने 2:4, 2:4। और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के लिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के लिए 10:5, 10:5। बस अब डिवाइड करते चले जाइए। अब अगर मैं बात करूं सिर्फ रेंट की, तो रेंट को, टोटल रेंट 40,000 को आपको 4:6 में डिवाइड करना है। जहां पे 4 जो है वो प्रोडक्ट ए का पार्ट है और 6 जो है वो प्रोडक्ट बी का पार्ट है। तो प्रोडक्ट ए के लिए रेंट कितना होगा सर? ये हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 40,000 डिवाइड बाय सम कितना हो गया? 10 और इनटू करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है? 4। 40,000 डिवाइड बाय 10, वो डिवाइड बाय 10 इंटू 4 माने कितना हो जाएगा? ये सीधे सीधे 4,000 इंटू 4 16,000 रुपए, 16,000 रुपए ये आ गया। 16,000 ये तो 24,000 ये, 16,000 ये तो 24,000 ये रेंट क्या हो गया? प्रोडक्ट ए के लिए, ये प्रोडक्ट बी के लिए। ऐसे ही 10,000 रुपए का क्या था? लाइटिंग। किस रेशो में डिवाइड करना है? 6:3 में। 6:3 का मतलब 2:1 भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ए के लिए कितना होगा? सम ऑफ द रेशो माने 9, करस्पॉन्डिंग रेशो 6 और इनटू टोटल क्वांटिटी 10,000, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2:3 माने ये हो जाएगा 2 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 3, 666.67 माने रुपीज 666 ये मान लिया। और प्रोडक्ट बी के लिए कितना हो जाएगा? रुपीज 334। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? ऐसे ही इंश्योरेंस के लिए टोटल खर्चा कितना है? 20,000 रुपए का। किस में डिवाइड करना है? 2:4 में। तो क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग रेशो अपॉन सम ऑफ द रेशो इंटू टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 20,000। कितनी हो गई? 20,000। तो ये हो जाएगा 20,000 डिवाइड बाय 6, वो डिवाइड बाय 3 कितना आ गया? ये भी आ गया रुपीज 666 और ये आ गया रुपीज 13,334। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? इसके बाद सुपरविजन कितना है? 30,000 का। इसको भी किसमें डिवाइड करना है? 10:5 में। तो रेशो कितना आ जाएगा? 2:1। इसे चाहे तो आप 2:1 भी कह सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग रेशो अपॉन सम ऑफ द रेशो इनटू टोटल क्वांटिटी कितनी है? 30,000। कितनी है? 30,000। जरा कैलकुलेट कर लिए। 10 इंटू 30,000 डिवाइडेड बाय 15, 20,000 रुपए का खर्चा तो ये आ गया और 10,000 रुपए का खर्चा ये आ गया। अब अगर मैं देखूं तो प्रोडक्ट ए की जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो टोटल कितनी हुई? तो यहां टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी हो गई? टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी हो गई? इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? ये 16,000 प्लस 20,000 कितना आ गया? ₹4,932। और प्रोडक्ट बी की कितनी आ जाएगी? 24,000 प्लस 3,334 प्लस 13,334 प्लस 10,000।
यह आ गई रुपीस 50,668। जरा चेक करिएगा, इन दोनों का टोटल हमेशा 1 लाख रुपए होगा, क्योंकि टोटल कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 1 लाख रुपए की। अब नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना है, प्रोडक्ट ए के तो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं सर, 5,000 यूनिट्स, और प्रोडक्ट बी के कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं सर, 3,000 यूनिट्स। तो अगर मैं कहूं ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, अगर मैं कहूं ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, तो क्या करेंगे भाई, टोटल कॉस्टिंग कितनी आई ओवरहेड की, ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी आई सर 49,332 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 5,000, तो 49,332 डिवाइडेड बाय 5,000 कितना आ गया, यहां आ गई एट द रेट ऑफ रुपीस 9.86 या 664 है तो 87 कर लीजिए पर यूनिट, और दूसरे वाले की 50,668 डिवाइड बाय 3,000, तो ये आ रही है रुपीस 16.89 पर यूनिट। अब जरा कंपैरिजन करिए, अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू देखूं तो यहां कॉस्टिंग आ रही थी मेरी रुपीस 8 पर यूनिट प्रोडक्ट ए की, लेकिन यहां एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रेस्पेक्ट में क्या हुआ कि मेरी जो कॉस्टिंग आ रही है वो रुपीस 9.87। मतलब देखा जाए मैं प्रोडक्ट ए को पहले सस्ते दामों पे बेच रहा था, क्यों, क्योंकि जो जितना ये यूज करेगा उसी के रेस्पेक्ट में तो उसकी कॉस्टिंग लगाएंगे। माने प्रोडक्ट ए को मैं क्या कर रहा था, अंडर द रेट बेच रहा था, अंडर रेट बेच रहा था। और प्रोडक्ट बी की बात करें तो प्रोडक्ट बी की कॉस्टिंग आ रही थी रुपीस 20 पर यूनिट, और यहां क्या आ रही है रुपीस 16.89। माने मैं उसे ओवर रेट बेच रहा था, माने प्रोडक्ट ए को तो मैं अंडर रेट बेच रहा था और प्रोडक्ट बी को मैं ओवर रेट बेच रहा था। तो यहां पे अब हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच वर्सेस एबीसी अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच वर्सेस एबीसी अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच और एबीसी अप्रोच में क्या फर्क आएगा, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, और यहां पे भी लिखेंगे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। यहां लिखेंगे ट्रेडिशनल, ठीक है ना, यहां लिखेंगे ऑफ, नहीं यहां एक काम करें ना, प्रोडक्ट वाइज लिखे ना, ये प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, इसको तो ऐसे रहे, ये तो ट्रेडिशनल हो ही गया ना, ये ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई और ये एबीसी अप्रोच हो गई। यहां आ गया प्रोडक्ट ए, यहां आ गया प्रोडक्ट बी, ठीक है। प्रोडक्ट ए की जो ओवरहेड कॉस्ट है वो कितनी आ रही है ट्रेडिशनल में 8 और 20, तो यहां लिखेंगे रुपीस 8 पर यूनिट और रुपीस 20 पर यूनिट। लेकिन एबीसी अप्रोच के थ्रू कितनी आ रही है रुपीस 9.87, रुपीस 9.87 पर यूनिट, और यह आ रही है रुपीस 16.89, रुपीस 16.89 पर यूनिट। तो जरा देखिए प्रोडक्ट ए में अगर हम बात करें तो यहां पे हम अंडर चार्ज कर रहे थे या ओवर चार्ज कर रहे थे, भाई बेच रहे थे 8 रुपए के हिसाब से ट्रेडिशनल में, और कायदे में जो एक्टिविटी बेस के बिहाफ पे देखे तो उसकी कॉस्टिंग आ रही है 9.87। मतलब यहां हम क्या कर रहे थे, अंडर चार्ज कर रहे थे, कितने का, रुपीस 1.87 पर यूनिट का क्या कर रहे थे, अंडर चार्ज कर रहे थे, अंडर चार्ज। बात समझ में आ गई। प्रोडक्ट बी पे आ जाइए, कायदे में ट्रेडिशनल अप्रोच पे बेच रहे थे 20 रुपए पर यूनिट का, लेकिन एक्टिविटी बेस के बिहाफ पे देखा जाए इसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है रुपीस 16.89। माने यहां हम क्या कर रहे थे, ओवर चार्ज कर रहे थे, किसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में। तो यहां रुपीस 3.11 पर यूनिट का क्या हो गया, ओवर चार्ज हो गया। भाई देखिए ना,
अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसकी रिस्पेक्टिव वेटेज नहीं देंगे तो जो कॉस्टिंग निकल के आ रही है वो गलत आ रही है। माने आपने क्या करा, गधे और घोड़ों सबको एक जैसा कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई जिस प्रोडक्ट के लिए जितनी एक्टिविटी यूज हो रही है उसका उतना ही पार्ट तो उसकी कॉस्ट में जोड़ेंगे, बाकी पार्ट आप दूसरे प्रोडक्ट में जोड़ेंगे। और अगर कोई पार्ट आप यूज ही नहीं कर रहे तो उसे आप छोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हो कोई बात? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सबसे पहले उस क्वेश्चन को करके देखिए और उसके बाद मुझे बताइएगा आपका आंसर ठीक है या नहीं है। मैं उस क्वेश्चन को करके भी दिखाऊंगा क्लास में। आइए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले से नोट करके रखा है ताकि आपका समय जो है वो कम से कम खराब हो। समय बड़ा कीमती है दोस्तों। आइए अब इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, क्वांटिटी, एरिया, लाइट बल्ब, वैल्यू ऑफ मशीन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मशीन आवर्स। प्रोडक्ट और ए और बी रखा है, माने प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 4000 यूनिट की तो क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं और बी की हम 2000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्ट ए के लिए 5000 स्क्वायर फीट का एरिया यूज होता है, प्रोडक्ट बी के लिए 3000 स्क्वायर फीट का एरिया यूज होता है। प्रोडक्ट ए के लिए जो नंबर ऑफ लाइट बल्ब है वो 3 है और प्रोडक्ट बी के लिए कितने लाइट बल्ब का यूज होता है? 4। प्रोडक्ट ए के लिए जो मशीन लगी हुई है वो 2.5 लाख रुपए की लगी हुई है, प्रोडक्ट बी के लिए मशीन जो लगी हुई है वो 1.5 लाख रुपए की लगी हुई है। प्रोडक्ट ए के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम करते हैं 5, प्रोडक्ट बी के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज करते हैं 4। प्रोडक्ट ए के लिए जो मशीन आवर्स हैं वो है 400 आवर्स और प्रोडक्ट बी के लिए मशीन आवर्स कितने हैं? 600 आवर्स। अब वो कह रहा है जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो रेंट, लाइटिंग, डेप्रिसिएशन और सुपरविजन की दे रखी है आपसे। वो कह रहा है कंप्यूट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, पहला एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा एज पर एबीसी एनालिसिस। ये एबीसी अप्रोच माने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के रेस्पेक्ट में आपकी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी और ट्रेडिशनल अप्रोच के रेस्पेक्ट में आपकी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी और किसमें हम ओवर चार्ज कर रहे हैं, किसमें हम अंडर चार्ज कर रहे हैं, ये भी कंपैरिजन करके आपको बताना है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, वी कैन कैलकुलेट या बाय यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू हम इसकी कंप्यूटेशन करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ये भी मत लिखिए, सीधे सीधे कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट with respect to traditional approach अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब ट्रेडिशनल अप्रोच कितने बेस पे चलती है? सिंगल बेस पे। वो सिंगल बेस क्या होगा? या तो मशीन आवर्स होंगे या फिर लेबर आवर्स होंगे। जरा क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्या हमें मशीन आवर्स गिवन है? अरे वाह, मशीन आवर्स हमें गिवन है। कितने 400 एंड 600। माने प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का जो डिवीजन होना है वो 400 आवर्स और 600 आवर्स के कंपैरिजन में होना है। माने टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल मशीन आवर्स कितना हो गया? सर टोटल मशीन आवर्स हो गया 1000 घंटे। 1000 घंटे में से 400 घंटे तो प्रोडक्ट ए में लगते हैं और 600 घंटे प्रोडक्ट बी में लगते हैं। माने जो आप यहां पे ओवरहेड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? मशीन आवर्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले सीधे सीधे हम क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे पार्टिकुलर, यहां लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहां? अमाउंट। हाँ भूल जाता हूं मैं, थोड़ा सा बीमारी है भाई मेरे को। अमाउंट, यहां लिखेंगे बेस, यहां लिखेंगे रेशो और यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ए एंड बी, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। बात समझ में आ गई? ये ट्रेडिशनल अप्रोच के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो यहां पे हमारी टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट, भाई ये सब की सब इनडायरेक्ट कॉस्ट है। रेंट की बात करें, लाइटिंग की बात करें, डेप्रिसिएशन की बात करें, सुपरविजन चार्जेस की बात करें, तो इन सब का टोटल क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। तो जरा टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी हो जोड़िए, कितनी हो जाएगी? 37,000 प्लस 15,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, 1,05,000। माने टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ गई? यहां लिख लेते इनडायरेक्ट कॉस्ट कितने की है? 1,05,000 की।
ठीक है ना। बेस क्या है, मशीन आवर्स है। रेशो क्या है, रेशो है 4:6, रेशो है 4:6। तो बिल्कुल सेम वे में प्रोडक्ट ए और बी के लिए आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जरा देखिए, प्रोडक्ट ए की कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी, करस्पॉन्डिंग रेशो अपॉन सम ऑफ द रेशो इनटू टोटल क्वांटिटी 1,05,000। ऐसी प्रोडक्ट बी की बात करें, प्रोडक्ट बी की बात करें तो करस्पॉन्डिंग रेशो अपॉन सम ऑफ द रेशो इनटू टोटल क्वांटिटी 1,05,000। तो ये कितनी आ गई, ये कितनी आ गई, ये हो गया 1,05,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 4। 42,000 रुपए तो आ गई प्रोडक्ट ए के लिए, और ₹63,000 आ जाएगी प्रोडक्ट बी के लिए। 0.6 इंटू 1,05,000, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस्ड हुई, भाई हमें तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी प्रोड्यूस हुई, इसकी 4,000, इसकी 2,000, तो इसकी हो गई 4,000 यूनिट और इसकी हो गई 2,000 यूनिट्स। तो अगर मैं बात करूं तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया, बाय यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या करेंगे, 42,000 रुपए का खर्चा हो रहा है 4,000 यूनिट को बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 42,000 डिवाइड बाय 4,000 कर देंगे, माने यहां खर्चा आ जाएगा एट द रेट ऑफ ₹10.5 पर यूनिट। ओवरहेड कॉस्ट कितनी आ गई, एट द रेट ऑफ ₹10.5 पर यूनिट। ऐसे 63,000 63,000 का खर्चा आ रहा है 2,000 यूनिट को बनाने के लिए। तो 63,000 डिवाइड बाय 2,000, तो यहां खर्चा आ रहा है एट द रेट ऑफ ₹31.5 पर यूनिट। ये तो क्या आया, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिशनल अप्रोच। अब पहला पॉइंट तक क्लियर हो गया। इसके बाद अब हमें ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एबीसी अप्रोच, माने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के रिस्पेक्ट में। तो यहां लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ overhead cost per unit with respect to ABC approach। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां पर्टिकुलर, फिर यहां लिखेंगे, फिर भूल गया देखो मैं, अमाउंट, फिर लिखेंगे बेस, फिर लिखेंगे रेशो, और फिर लिखेंगे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। ठीक है साहब। अब पर्टिकुलर में क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, सर ये इनडायरेक्ट कॉस्ट की एक्टिविटीज है, रेंट, लाइटिंग, डेप्रिसिएशन, सुपरविजन। रेंट, लाइटिंग, डेप्रिसिएशन और सुपरविजन चार्जेस। अच्छा, इसका अमाउंट कितना कितना है, सर अमाउंट है 30,000, 15,000, 40,000, 20,000। 30,000, 15,000, 40,000 और 20,000। ठीक है ना। बेस, रेंट का बेस क्या होगा, जरा देखिए हमें क्या गिवन है। रेंट का बेस क्या होगा, रेंट का बेस होगा एरिया। रेंट का बेस क्या होगा, एरिया, तो यहां लिख लीजिए एरिया। लाइटिंग का बेस क्या होगा, नंबर ऑफ बल्ब्स या बल्ब पॉइंट। डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक है ना। सुपरविजन चार्जेस का रेट क्या होगा, वो बेस क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। माने यहां पे आप सबको एक जैसा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जिसकी जो एक्टिविटी है उसी के रेस्पेक्ट में उसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। बात समझ में आ गई। अब इनका रेशो क्या है, अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया जो है वो 5,000 स्क्वायर फीट और 3,000 स्क्वायर फीट, इन दोनों का रेशो कितना हुआ, 5:3। तो यहां रेशो क्या लिख लेंगे, 5:3। लाइटिंग का रेशो क्या हुआ,
लाइटिंग बल्ब, सर 3:4, सर 3:4। कॉस्ट ऑफ मशीन की बात करें तो कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन ये है 2.5 लाख और 1.5 लाख, माने अगर रेशो निकालें तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 25:15, 25:15, चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं 5:3। 25:15 का मतलब क्या होगा, 5:3। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें तो 5:4, तो ये कितना हो जाएगा 5:4। बस अब तो खेल खत्म है, उसमें क्या रह गया, इसमें कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ए और बी को क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। इसी तरीके से भाई प्रोडक्ट ए और बी की बात करें तो प्रोडक्ट ए में हमारी जो डिवीजन है, बहुत ध्यान समझिएगा, ये हमारी टोटल कॉस्ट है 30,000 रुपए, इसको हमें 5:3 में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसे 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ जी, तो ए का जो शेयर आएगा वो क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग रेशो अपॉन सम ऑफ द रेशो इनटू टोटल क्वांटिटी, कितना 30,000। जल्दी से बता दीजिए मुझे कितनी आनी चाहिए, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करिए। भाई देखो रिकॉर्डेड क्लासेस है, मेरा काम है पूछने का, आपका काम है बताने का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5/8 इंटू 30,000, कितना आ गया 18,750। सीधे सीधे ₹18750 लिख लूं। ऐसे बी की कॉस्टिंग क्या करें भाई, 30,000 में से 18,750 माइनस कर दीजिए, तो बी का आपका शेयर निकल आएगा, कितना आ जाएगा ₹11,250। तो ये क्या आ गया, ए के लिए जो रेंट शेयर होगा, रेंट का जो शेयर बैठेगा वो क्या कितना बैठेगा 18,750, और बी के लिए, प्रोडक्ट बी के लिए कितना शेयर बैठेगा 11,250। तो यहां क्या कर रहे हैं आप, एक्टिविटी के बिहाफ पे कॉस्टिंग को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सेम में। अब 15,000 का डिवीजन क्या होगा, 3:4 के बिहाफ पे होगा। 15,000 का डिवीजन क्या होगा, 3:4 के बिहाफ पे होगा। तो प्रोडक्ट ए का शेयर कितना बैठेगा भाई, करस्पॉन्डिंग रेशो अपॉन सम ऑफ द रेशो इनटू टोटल क्वांटिटी, माने 3/7 इंटू 15,000, 3/7 इंटू 15,000, तो 6428 रुपीस, 6428, ठीक है ना। तो ऐसे दूसरे की कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी, -15,000 कर दीजिए, तो आ गई रुपीस 8572, रुपीस 8572। ऐसे ही 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3 में। तो पहला शेयर प्रोडक्ट ए के लिए कितना होगा, 5/8 इंटू 40,000, 25,000, रुपीस 25,000। तो प्रोडक्ट बी के लिए कितना आ जाएगा, रुपीस 15,000, ठीक है ना। ऐसे ही इस 20,000 को 5:4 में डिवाइड करना है, तो 20 करस्पॉन्डिंग रेशो 5 डिवाइड बाय 9 इंटू 20,000, कितना आ जाएगा रुपीस 111 4 टाइम्स 1 या 5 टाइम्स 1.11, 5 टाइम्स 1.11, तो 1 ही रहते थे, माने 11,111 रुपीस, 11,111। और बी का शेयर कितना आ जाएगा सर, 4 डिवाइड बाय 9 इंटू 20,000, तो रुपीस 8,889। जरा इन दोनों को टोटल देखिए, 20,000 ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ए की जो टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इन सब का सम जरा जोड़ना शुरू करिए, 18,750 प्लस 6428 प्लस 25,000 प्लस 11,111, तो ये आ गई टोटल जो शेयर आ गया ओवरहेड कॉस्ट का प्रोडक्ट ए के लिए 61,289। प्रोडक्ट बी के लिए कितना आ जाएगा, तो 11,250 प्लस 8,572 प्लस 15,000 प्लस 8,889, ये आ गया रुपीस 43,711। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। अब नंबर ऑफ यूनिट्स कितना प्रोड्यूस हुई, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितनी हुई, जरा चेक करिए। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितने हुई सर, कहां गई, 4,000 ये, 2,000 ये, तो 4,000 यूनिट ये हो गई और 2,000 यूनिट ये हो गई। तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया,
बाय यूजिंग ABC अप्रोच। तो हम क्या करेंगे, 61289 को डिवाइड बाय 4000 कर देंगे। यह आ गया @ रुपीज 15.32 पर यूनिट। और दूसरे वाले में 43711 को डिवाइड बाय 2000 कर देंगे। तो @ रुपीज 21.86 पर यूनिट। ये क्या आ गई, इसकी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ गई विद रेस्पेक्ट टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच। माने यहां पे हम सिंगल बेस लेके नहीं चले हैं, हम यहां एक्टिविटी के रेस्पेक्ट में उसका बेस लेके चले हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमेशा सिंगल बेस लेके चलते हैं। सिंगल बेस या तो मशीन आवर्स होगा या फिर लेबर आवर्स होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 10 रुपए, 10.5 पर यूनिट। और यहां कॉस्टिंग कितनी आ रही है, रुपीज 15.32 पर यूनिट। ट्रेडिशनल अप्रोच में कॉस्टिंग कितनी आ रही है, रुपीज 31.5 प्रोडक्ट बी के लिए। और प्रोडक्ट बी की यहां कितनी आ रही है, 21.86। माने आप किसी एक प्रोडक्ट को ओवर चार्ज कर रहे हो और किसी एक प्रोडक्ट को अंडर चार्ज कर रहे हो। भाई प्रैक्टिकली बात सोचिए ना, अगर हम टेबल और कुर्सी दोनों चीजें बेचते हैं तो टेबल क्या होती है, साइज में बड़ी होती है कुर्सी पे। अगर आप टेबल को सस्ती बेचोगे और कुर्सी को महंगे बेचोगे तो क्या होगा, सीधी सीधी बात है, आपके यहां से टेबल तो सारी बिक जाएंगे लेकिन कुर्सी नहीं बिक पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने कॉस्टिंग गलत तरीके से कर रखी है। भाई कुर्सी को बनाने में जितना योगदान लग रहा है वो कुर्सी को दो, और जो टेबल को बनाने में योगदान लग रहा है वो टेबल को दो। अगर आप दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो कॉस्टिंग तो चेंज हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सीखना जरूरी है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब जिस प्रोडक्ट की जितनी एक्टिविटी आप यूज कर रहे हो बस उसका उतना ही शेयर यूज करो, उसकी कॉस्टिंग भी उसी रेस्पेक्ट में जोड़ो। बात समझ में आ गई। तो अब हम यहां करेंगे कंपैरिजन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इन, सबसे पहले यहां पे लिख लेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इन ट्रेडिशनल अप्रोच और ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच। ठीक है ना। यहां आ जाएगा प्रोडक्ट ए और यहां आ जाएगा प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए की बात करें तो ट्रेडिशनल अप्रोच में कॉस्ट कितनी आती, 10.5 एंड 31.5 रुपीज 10.5 पर यूनिट एंड रुपीज 31.5 पर यूनिट। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच में कितनी आई, 15.32 एंड 21.86 रुपीज 15.32 एंड रुपीज 21.86 ही है ना, हाँ जी बिल्कुल ठीक, पर यूनिट। तो जरा ध्यान से सोच के जवाब दीजिएगा मुझे, किसमें ओवर चार्ज किया गया है, किसमें अंडर चार्ज किया गया है। भाई अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू देखें तो यहां पे हम प्रोडक्ट ए को 10.5 रुपए पर यूनिट में बेच रहे थे, लेकिन एक्टिविटी बेस के बिहाफ पे इसकी कॉस्टिंग आ रही है, जो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ रही है वो रुपीज 15.32 आ रही है। माने ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या कर रहे थे, अंडर चार्ज कर रहे थे। तो यहां क्या हुआ, अंडर चार्ज। क्या हुआ, अंडर चार्ज। कितने रुपए का सर, ये हो जाएगा 15.32 में से 10.5 माइनस कर दीजिए, रुपीज 4.82 पर यूनिट का क्या हो गया, अंडर चार्ज हो गया। और प्रोडक्ट बी की बात करें तो ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू हम इसे 31.5 में बेच रहे थे, लेकिन एक्टिविटी बेस के रेस्पेक्ट में हम क्या, इसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, रुपीज 21.86। मतलब देखा जाए इसे आप ओवर चार्ज में बेच रहे थे। तो कितना ओवर चार्ज में बेच रहे थे, तो 31.5 माइनस 21.86, तो रुपीज 9.64 पर यूनिट आप क्या कर रहे थे, ओवर चार्ज कर रहे थे। बात समझ में आ गई। और अंडर चार्ज और ओवर चार्ज मैटर करता है। आजकल ग्राहक बड़ा समझदार है भाई, जो सस्ती चीज होगी वो तो आपसे खरीदेगा, जो महंगी चीज होगी कहेगा भाई साहब बाद में देखूंगा।
बात समझ में आ गई? तो कॉस्टिंग को आपको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। अगर आप कॉस्ट को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप ओवर चार्ज कर बैठेंगे और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप अंडर चार्ज भी कर बैठेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमेशा सिंगल बेस का यूज करते हैं, जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर हम हमेशा एक्टिविटी के बिहाफ पे उसका बेस डिसाइड करते हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। क्वेश्चन को मैंने पहले से नोट कर रखा है और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों, कई बार पेपर में आ चुका है और ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलते भी रहेंगे। अभी इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाऊंगा आपको मैं। फिलहाल पहले इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। सर इस तरीके के एग्जाम्पल अभी हमने करे थे, 2 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट्स ए एक्स एंड वाई एंड फर्निशेस द, ये कुछ गलत है, फॉलोइंग डेटा। ठीक है ना, नीचे डेटा दे रखा है, प्रोडक्ट एक्स और वाई दे रखे हैं आपको। ठीक है ना, एनुअल आउटपुट 5000 और 60,000 यूनिट का है। टोटल मशीन आर 20,000 1,20,000 है। टोटल नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर 160 और 384 है और टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स दे रखे हैं आपको। द एनुअल ओवरहेड आर एज अंडर पर्टिकुलर वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट, माने वीआरसी दे रखी है आपको, वैल्यू रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट दे रखी है, सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट दे रखी है, परचेस रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट दे रखी है और बता रखा है कि इनका बेस क्या है। वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट का बेस है मशीन आवर्स, सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट का बेस है नंबर ऑफ सेटअप्स, परचेस रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट का बेस है नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स और ये आपको इनकी कॉस्ट दे रखी है। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बाय यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एबीसी अप्रोच। तो हमें एबीसी अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू इसकी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। तो अब हम सीधे सीधे ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ जाएंगे। तो यहां लिख लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बाय ट्रेडिशनल अप्रोच। याद करिए, ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती है वो हमेशा एक सिंगल बेस पे होती है। अब सिंगल बेस या तो मशीन आवर्स हो सकता है या फिर लेबर आवर हो सकता है। यहां पे आपको दे रखा है, यहां आपको दे रखा है मशीन आवर्स, माने ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये किसके भी आप पे निकालेंगे, मशीन आवर्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे, वही पॉइंट्स यहां लिखेंगे, पर्टिकुलर। इसके बाद क्या होता था, अमाउंट। क्या होता था, भूल गया मैं, देखो भूल जाता हूं भाई, अमाउंट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे रहता है। अमाउंट, फिर लिख लेते हैं बेस, फिर लिखते हैं प्राइस और फिर लिख लेते हैं प्रोडक्ट या प्राइस नहीं, रेशो और फिर लिख लेते हैं प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी, इन सबको ऐड कर देंगे भाई। ये टोटल की सब के सब क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। चाहे वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट की बात करूं, चाहे सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट की बात करूं, चाहे मैं परचेस रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट की बात करूं, तो ये तीनों के तीनों क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी हो गई, जरा जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 5,50,000 प्लस 8,20,000 प्लस 6,18,000, 19 लाख आईडीसी इनडायरेक्ट कॉस्ट, 19,88,000। मेरे साथ करते जाइएगा, 19,88,000। इसका बेस क्या होगा, मशीन आवर्स होगा। इसका बेस क्या होगा, मशीन आवर्स होगा। और रेशो क्या है प्रोडक्ट का मशीन आवर्स का, 20:120, माने 20,000 रेशो 1,20,000। तो 20:120 कर ले या 1:6 कर ले, बात एक ही है भाई। 20:120 का मतलब कितना हो गया, 1:6 हो गया। ठीक है ना, माने आपको इस पर्टिकुलर इनडायरेक्ट कॉस्ट को 1:6 में डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो एक्स प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी भाई, करस्पॉन्डिंग रेशो अपॉन सम ऑफ द रेशो इनटू टोटल क्वांटिटी। तो 1/7 इंटू 19,88,000। तो 19,88,000 डिवाइड बाय 7, यह आ गया 2,84,000। माने प्रोडक्ट एक्स की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2,84,000।
और प्रोडक्ट वाई की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो 1,88,000 में से 2,84,000 माइनस कर दीजिए, 17,04,000, 17,04,000 ये प्रोडक्ट वाई की कॉस्ट आ गई। अब नंबर ऑफ यूनिट कितना प्रोड्यूस्ड है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखे हैं आपको, एक्चुअल आउटपुट 5,000 एंड 60,000, तो यहां लिख लेंगे 5,000 यूनिट्स और यहां लिख लेंगे 60,000 यूनिट्स, ठीक है ना। तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया बाय ट्रेडिशनल अप्रोच, तो 2,84,000 रुपए की टोटल कॉस्ट आ रही कितने की, 5,000 यूनिट की, तो 2,84,000 डिवाइड बाय 5,000, तो यहां कॉस्टिंग आ गई ₹56.8 पर यूनिट, ये प्रोडक्ट एक्स की कॉस्ट आ गई। ऐसे ही 17,04,000 डिवाइडेड बाय 60,000, तो रुपीस इसकी कॉस्टिंग आ गई ₹28.4, ₹28.4 पर यूनिट। ये ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू हमने इसकी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली। अब हमें निकालना है किसके थ्रू, एबीसी अप्रोच के थ्रू, माने जहां पे जिसका जो बेस होगा, जिस एक्टिविटी का जो बेस होगा उसी के रेस्पेक्ट में उसकी कॉस्टिंग का जजमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बाय एबीसी अप्रोच, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पार्टिकुलर, फिर भूल गया मैं, देखो भूलने की बीमारी मुझे भी है और शायद आपको भी हो जाए, अमाउंट, फिर बेस, फिर रेशो, और फिर यहां लिख लेंगे प्रोडक्ट एक्स और वाई। पार्टिकुलर में क्या क्या है हमारे पास, सर वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट माने वीआरसी, सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट, और क्या था, परचेस रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट, ठीक है ना। ये दे रखा है, किसका कितना कितना अमाउंट है, 5,50,000, 8,20,000, 6,28,000, 5,50,000, 6,20,000 और सॉरी 8,20,000, 8,20,000, 8,20,000 और 6,18,000। बेस क्या है, इसका बेस है मशीन आवर्स, यहां लिख देंगे मशीन आवर्स। इसका बेस है नंबर ऑफ सेटअप्स, ठीक है ना। इसका बेस है नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स, ठीक है ना। इसके बाद रेशो की बात करें, अब जरा बहुत ध्यान समझिएगा, यहां मशीन आवर्स का रेशो कितना है, 1:6, तो यहां लिख लीजिए 1:6। नंबर ऑफ सेटअप, जरा देखिए नंबर ऑफ सेटअप का रेशो कितना है, 20:44, ऐसे लिख दीजिए 20:44। और नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर का रेशो कितना है, 160:384, तो यहां लिख लेंगे 160:384। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद प्रोडक्ट एक्स और वाई का हम डिवीजन करेंगे, थोड़ा सा दिखाने के लिए थोड़ी लाइन टेढ़ी खींचिए। अच्छा अब जरा देखिए, आपको इसको 1:6 में डिवाइड करना है, किसको सर, किसको, इस 5,50,000 को 1:6 में डिवाइड करना है। तो एक्स की कॉस्ट कितनी आएगी और वाई की कॉस्ट कितनी आएगी, निकल जाएगी भाई। एक्स की कॉस्ट होगी 1/7 इंटू 5,50,000, माने 5,50,000 डिवाइड बाय 7 कर दें, तो यह आ गया 7,8,571। और बी के लिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6/7 इंटू 5,50,000, तो 6 इंटू 5,50,000 डिवाइडेड बाय 7, तो यह आ गया 4,71,429, ठीक है ना। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 5,50,000 होना चाहिए।
ये आ गई एक्स के लिए कॉस्ट और ये आ गई वाई के लिए कॉस्ट, ठीक है ना। ऐसे ही 8,20,000 का डिवीजन करेंगे 20:44 में, तो टोटल कितना हो गया 64। सबसे पहले इसे 64 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, तो 8,20,000 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 20 कर लीजिए, तो यह आ गया रुपीस 256,250। ये प्रोडक्ट एक्स के लिए क्या आ गई, इसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई। और 8,20,000 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 44, तो यह आ गया 5,63,750। ठीक है ना। थोड़ा सा इसको सही करके लिख लेते हैं यार, यहां वाई लिखते हैं थोड़ा सा दूर, तो कितना आ गया रुपीस 5,63,750। ऊपर वाली कॉस्टिंग कितनी आई थी दोबारा से जज कर लेते हैं, 5,50,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6 रुपीस 471,429। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऐसे ही 6,08,000 का डिवीजन करेंगे 160:384 में, तो पहले इन दोनों का सम करिए कितना हो जाएगा, तो 160 प्लस 384 कितना हो गया 544। माने इस पूरी कॉस्ट को 544 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, तो 6,18,000 डिवाइड बाय 544, 6,18,000 डिवाइड बाय 544। अब इंटू 160 कर दीजिए, तो यह आ जाएगा रुपीस 1,81,764। और दूसरा हो जाएगा 6,18,000 डिवाइड बाय 544 इंटू 384, यह आ गया 4,36,236। ये लीजिए डिवीजन हो गया, अब तो खेल कुछ बचा ही नहीं। अब अगर हम बात करें तो यहां इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ गई, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ गई, जोड़ लीजिए इन सबको। भाई एक्स के लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी होगी, जोड़ लीजिए, और वाई के लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी होगी, ये जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये 7,8571 प्लस 2,56,250 प्लस 1,81,764, यह आ गई रुपीस 51,6585, माने 5,16,585। और दूसरे वाले की कितनी हो गई 4,71429 प्लस 5,63750 प्लस 4,36,236, यह आ गई रुपीस 14,71,415, 14,71,415। ये क्या आ गई इसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट निकल आई, ये क्या आ गई इसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट निकल आई। अब ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, कितनी यूनिट्स की बात हो रही है हमारे यहां पे, कितनी यूनिट्स की बात हो रही है सर, आउटपुट है 5,000 और 60,000 का, तो यहां 5,000 यूनिट्स और यहां आ जाएगा 60,000 यूनिट्स। तो यहां ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5,16,585 डिवाइड बाय 5,000, तो आ गया रुपीस 103.31 पर यूनिट। और दूसरे वाले में 14,71,415 डिवाइडेड बाय 60,000, तो यह आ गई रुपीस 24.52 पर यूनिट। ये क्या आ गई एबीसी अप्रोच के थ्रू, इसकी क्या आ गई हर प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब इसका कंपैरिजन भी करना चाहे तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। भाई ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू आपको ये कॉस्ट पता लग गई और एबीसी अप्रोच के थ्रू आपको ये कॉस्ट पता लग गई, तो कहां पे ओवर चार्ज हो रहा है कहां पे अंडर चार्ज हो रहा है ये भी आपको पता लग जाएगा। तो यहां लिख लेंगे कंपैरिजन ऑफ, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन मैं फिर भी निकाल रहा हूं, कंपैरिजन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इन ट्रेडिशनल वर्सेस एबीसी अप्रोच।
तो यहां लिखेंगे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट और यहां पे भी लिखेंगे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। यहां लिखेंगे ट्रेडिशनल के रेस्पेक्ट में और यहां लिखेंगे एबीसी के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना। यहां हो गया प्रोडक्ट एक्स और यहां हो गया प्रोडक्ट वाई। ट्रेडिशनल में आ जाइए सबसे पहले। ट्रेडिशनल में क्या हुआ था 56.8 एंड 28.4 रुपीज 56.8 पर यूनिट एंड रुपीज 28.4 पर यूनिट। लेकिन अगर हम देखें तो हमारी एबीसी अप्रोच के थ्रू कितना है 103 रुपए 31 पैसे रुपीज 103.31 पर यूनिट और रुपीज 24.52 यूनिट पर यूनिट। अब जरा चेक करिए किसमें ओवरचार्ज हो रहा है किसमें अंडरचार्ज हो रहा है। ट्रेडिशनल के थ्रू हम प्रोडक्ट एक्स को बेच रहे थे रुपीज 56.8 पर यूनिट 56 रुपए पर यूनिट मान लो। और अगर जिस एक्टिविटी का जो बेस है अगर हम उसको रेस्पेक्ट में देते हैं तो हमारी कॉस्टिंग आ रही है रुपीज 103.31। माने यहां पे हम प्रोडक्ट को अंडर चार्ज बेच रहे हैं। माने कायदे में बिकना चाहिए था 103 रुपए 31 पैसे का, बेच रहे 56 रुपए 80 पैसे में। मतलब क्या हुआ यहां अंडर चार्ज कर रहे हैं। अंडर चार्ज कर रहे कितना अंडर चार्ज कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 103.31 में से माइनस करा 56.8 तो यहां रुपीज 46.51 पर यूनिट का क्या हो रहा है अंडर चार्ज हो रहा है। अंडर चार्ज हो रहा है क्या चीज ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ऐसे ही यहां पे प्रोडक्ट वाई को आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू कितने में बेच रहे थे 28.4 यूनिट में माने रुपीज 28.4 पर यूनिट 28 रुपए 40 पैसे पर यूनिट में बेच रहे थे। लेकिन जिसकी जो एक्टिविटी है जिसका जो बेस है अगर आपने वो दिया तो उसके रेस्पेक्ट में ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है रुपीज 24.52। माने बेच रहे थे महंगा और पड़ रहा है सस्ता। तो यहां पे क्या हो गया हमने ओवरचार्ज कर लिया किसके रेस्पेक्ट में किसके रेस्पेक्ट में किसके रेस्पेक्ट में सर ट्रेडिशनल के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 28.4 में से माइनस 24.52 कर देंगे तो रुपीज 3.88 पर यूनिट क्या हो जाएगा ये ओवरचार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये कंपटीशन अगर आप कंपैरिजन करके दिखाते हैं तो जो एग्जामिनर है उसको समझ में आता है कि आपको इस पूरे टॉपिक की अच्छी तरह नॉलेज है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। और अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं विच इज कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है लिख लेते हैं सबसे पहले अपोर्शमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। अपोर्शमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। ये अपोर्शमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट क्या होता है सर। देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कॉस्ट ड्राइवर रेट के बारे में। ये पहले कभी सुना है आपने? आप कहेंगे नहीं सुना है, मैं कहूंगा बिल्कुल सुना है। कॉस्ट ड्राइवर रेट कहूं या इसे ओवरहेड कॉस्ट पर मशीन आवर कहूं या इसे रिकवरी रेट कहूं या इसे मशीन आवर्स रेट कहूं, तीनों का मतलब एक ही है। माने कॉस्ट ड्राइवर रेट कहूं, ओवरहेड कॉस्ट पर मशीन आवर कहूं, रिकवरी रेट कहूं या मशीन आवर रेट कहूं, तीनों का मतलब एक ही है। अब ये कॉस्ट ड्राइवर रेट का मतलब क्या हुआ, सेंस क्या हुआ, पहले तो ये समझिए भाई। अगर मैं कहूं प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, दो प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दो प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट ए के लिए मुझे लगते हैं 30,000 घंटे 30,000 आवर्स। प्रोडक्ट बी के लिए मुझे लगते हैं 60,000 आवर्स, ठीक है ना। प्रोडक्ट ए के लिए मुझे मशीन आवर कितने लगते हैं 30,000 और प्रोडक्ट बी के लिए कितने लगते हैं 60,000। और इन दोनों को बनाने की जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो मान लीजिए आ रही है 18 लाख रुपए। कितनी आ रही है 18 लाख रुपए। तो अगर मैं आपसे पूछूं
कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या होगा? तो कॉस्ट ड्राइवर रेट भाई टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 90,000 आवर्स। 90,000 आवर्स में 18 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो एक घंटे में कितना खर्च होगा? तो हम क्या करेंगे, 18 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 90,000 आवर्स कर दूंगा, माने इतने रुपीस पर यूनिट, इतने रुपीस सॉरी पर आवर, इतने रुपीस पर आवर क्या क्या आ जाएगा? कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा। माने कितना आ जाएगा? ₹20 पर आवर। ₹20 पर आवर का क्या आ गया? इसका कॉस्ट ड्राइवर रेट आ गया। ये किसके रिस्पेक्ट में बात हुई? ये प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में बात हुई। लेकिन अगर बाई चांस मैं बेस चेंज कर दूं, मैं बेस ले लूं रेंट का, अब मेरे लिए बेस क्या है? रेंट है। तो फिर वही प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। अब इसकी मैं बना रहा हूं मान लीजिए 40,000 यूनिट्स, या इसमें लग रहा है मान लीजिए ये बात कर रहा हूं ना रेंट की। मान लीजिए टोटल रेंट जो जा रहा है वो जा रहा है 20,000 रुपए। टोटल रेंट कितना जा रहा है? 20,000 रुपए। और प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए का जो स्पेस यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है 5,000 स्क्वायर फीट। कितना? 5,000 स्क्वायर फीट। और प्रोडक्ट बी जो है वो 10,000 स्क्वायर फीट का यूज कर रहा है, वो 10,000 स्क्वायर फीट का यूज कर रहा है। तो जरा बताइए कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या होगा? किसके रेस्पेक्ट में? रेंट के रेस्पेक्ट में। तो जरा ध्यान से देखिए, टोटल रेंट कितना है? 20,000 रुपए। इसे आपको इस रेशियो में डिवाइड करना, आप चाहे तो रेशियो से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो यहां टोटल रेंट, टोटल आपका स्पेस कितना हो गया? टोटल स्पेस हो गया 15,000 स्क्वायर फीट। टोटल स्पेस कितना हो गया? 15,000 स्क्वायर फीट। अब इस 15,000 स्क्वायर फीट के लिए आपको 20,000 रुपए पे करने हैं, तो एक स्क्वायर फीट के लिए कितना पे करना पड़ेगा? तो रेंट पर स्क्वायर फीट, दैट इज नोन टू बी द कॉस्ट ड्राइवर रेट। किसका? रेंट का। दैट इज नोन टू बी द कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो हम क्या करेंगे? रेंट हो गया 20,000 रुपए डिवाइडेड बाय 15,000 स्क्वायर फीट। 15,000 स्क्वायर फीट, तो इतने रुपीस पर स्क्वायर फीट का क्या आ गया? इसका कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल आया। माने 20,000 डिवाइड बाय 15,000 माने ₹1.33 पर स्क्वायर फीट का क्या आ गया? इसका कॉस्ट ड्राइवर रेट आ गया। किसमें? रेंट में। जैसे रेंट की बात कर रहे हैं वैसे ही हम इंश्योरेंस की भी बात कर सकते हैं, वैसे ही हम सुपरविजन यूजेज की भी बात कर सकते हैं, वैसे ही हम डेप्रिसिएशन की भी बात कर सकते हैं। माने कॉस्ट ड्राइवर रेट तो हर बेस में निकाला जा सकता है। कॉस्ट ड्राइवर रेट तो हर बेस में निकाला जा सकता है। बात समझ में आ गई? अब अगर मुझे प्रोडक्ट ए का चाहिए तो मैं क्या करूंगा? ₹1.33 की 5,000 से इंटू कर दूंगा, तो प्रोडक्ट ए का मुझे पता लग जाएगा कितना रेंट शेयर करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बी में कितना रेंट आएगा ये भी हमें पता लग जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं बात करूं तो अपोर्शमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक विदाउट यूजेज ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट, विदाउट यूजेज ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट, और एक हो सकता है विद यूजेज ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। अभी आपको समझाता हूं ये क्या मतलब है, बहुत आराम से मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए ये आपके ऑफिस का, आपकी फैक्ट्री का पूरा स्पेस है। मान लीजिए ये स्पेस है 9,000 स्क्वायर फीट। कितना है? 9,000 स्क्वायर फीट। और इसके लिए जो आप रेंट पे करते हो वो 2,70,000 रुपए का रेंट पे करते हो। कितना? 2,70,000 रुपए का रेंट पे करते हो। अब इस एरिया में से 3 पार्ट है। एक में तो प्रोडक्ट ए बनता है, एक में प्रोडक्ट बी बनता है, और एक में प्रोडक्ट नहीं बनता खाली पड़ा रहता है। माने ये कुछ ऐसा स्पेस है जहां पे कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। इस स्पेस को आप
एम्प्टी स्पेस या अनयूटिलाइज स्पेस या अनयूज्ड स्पेस भी कह सकते हैं। अब मान लीजिए प्रोडक्ट ए के लिए जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो है 3000 स्क्वायर फीट की, 3000 स्क्वायर फीट की। प्रोडक्ट बी के लिए जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो है 4000 स्क्वायर फीट की। तो इसका मतलब जो अनयूज रहेगा वो रहेगा 2000 स्क्वायर फीट। वो क्या रहेगा? 2000 स्क्वायर फीट। तो ये कह रहा है बताइए प्रोडक्ट ए के लिए कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट बी के लिए कितना, वो कॉस्ट कह रहा हूं माने कितना रेंट बियर करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बी को कितना रेंट बियर करना पड़ेगा और अनयूज कितना रेंट रहेगा। और ये जो अनयूज रेंट रहेगा इसे आप क्या करेंगे? अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। ये कॉस्टिंग में आप इंक्लूड नहीं कर सकते भाई। आप जितने का यूज करोगे उतनी ही तो कॉस्ट में लगाओगे, उतनी ही तो कॉस्टिंग चार्ज करोगे। जो आप यूज नहीं कर रहे उसे आपको मजबूरी में अपने प्रॉफिट में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो अगर मैं चाहूं कि भाई मुझे ये इसका रेट पता लगे तो एक तरीका तो ये कि मैं इन तीनों का रेशियो ले लूं। रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4:2। इसके रेस्पेक्ट में मैं इस 2,70,000 को डिवाइड कर दूं, या फिर मैं करूं कि मैं कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लूं। यहां पे कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ड्राइवर रेट का मतलब 2,70,000 रुपए देने पड़े किसके लिए? 9,000 स्क्वायर फीट के लिए। तो एक स्क्वायर फीट का रेट कितना होगा? दैट इज इक्वल टू रुपीज 2,70,000 डिवाइडेड बाय 9,000 स्क्वायर फीट, माने इतने रुपीस पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा। कितना आ गया सर? ₹30 पर स्क्वायर फीट। तो अगर मैं 3,000 स्क्वायर फीट की बात करूं तो कितना रेट हो जाएगा? 90,000 रुपए का तो ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90,000 रुपए का तो ये आ जाएगा। 4,000 स्क्वायर फीट के लिए कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपए का रेंट ये आ जाएगा। और अनयूज कितना रहेगा? 60,000 रुपए का रहेगा। बात समझ में आ गई? तो कॉस्ट ड्राइवर रेट का यूज आप कब करेंगे? कॉस्ट ड्राइवर रेट का आप यूज कब करेंगे? जब आपकी जो टोटल ओवरहेड कॉस्ट है उसमें से सारी की सारी यूज नहीं हो रही टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए एंड बी या पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में आपकी टोटल ओवरहेड कॉस्ट यूज नहीं हो रही, कुछ कॉस्ट ऐसी है जो अनयूज्ड है, तो उस कंडीशन में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉस्ट ड्राइवर रेट का भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन कराता हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा। सब कुछ अपने आप समझ में आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपकी खिदमत में पहले से ही पेश कर रखा है, क्वेश्चन पहले से लिख रखा है। आप चाहे तो क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखना शुरू करिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले ये समझ लेते हैं। ये कह रहा है माया लिमिटेड हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा फॉर 2 एक्टिविटीज। इट कैलकुलेट्स एक्टिविटी कॉस्ट रेट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी। मैंने आपको ये कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी के थ्रू कैलकुलेशन करनी है। वो कह रहा है एक्टिविटीज दे रखी है आपको पावर और क्वालिटी इंस्पेक्शन की। पावर का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है किलोवाट आवर्स और क्वालिटी इंस्पेक्शन का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। आपके पास जो कैपेसिटी है वो 50,000 किलोवाट आवर्स की है और जो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है वो है 10,000 इंस्पेक्शंस। और इसमें जो कॉस्ट आ रही है वो 2 लाख रुपए और यहां है 3 लाख रुपए। वो कह रहा है द कंपनी मेक्स 3 प्रोडक्ट PQR फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। द फॉलोइंग कंजप्शन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर वाज रिपोर्टेड। ये आपको कॉस्ट ड्राइवर के जो है कंजप्शन दे रखे हैं, क्या क्या है। सर पी ने कितना पावर कंजप्शन किया? सर पी ने किया 10,000 किलोवाट आवर्स का, क्यू ने किया 20,000 का, आर ने किया 15,000 का। जरा चेक करिए तो इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है। जरा चेक करिए तो इन तीनों को टोटल कितना आ रहा है। सर 45,000 किलोवाट आवर्स, जबकि हमारे पास कैपेसिटी कितनी थी? 50,000 किलोवाट आवर्स। इसका मतलब समझ गए होगे दोस्तों, 5,000 किलोवाट आवर्स क्या थे? वो अनयूज्ड रह गए। माने पीक प्रोडक्ट को बनाने में सिर्फ 10,000 किलोवाट आवर लगते हैं, क्यू प्रोडक्ट को बनाने में 20,000 किलोवाट आवर लगते हैं, आर प्रोडक्ट को बनाने में 15,000 किलोवाट आवर लगते हैं, लेकिन
5000 जो किलोवाट आवर है वो अनयूज्ड है, उससे बाकी काम हो रहे होंगे जो भी फैक्ट्री में हो रहे हैं। ऐसे ही पी प्रोडक्ट को बनाने में जो क्वांटिटी इंस्पेक्शन है वो 3500 है, क्यू के लिए 2500, आर के लिए 3000। जरा इन तीनों का टोटल करिएगा दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने थे? 10,000। जरा टोटल करिए कितने हो गए? ये 3500, 2500, 6000 और 3 9000, माने 1000 क्वांटिटी का इंस्पेक्शन नहीं हो पाया। 1000 क्वांटिटी का इंस्पेक्शन नहीं हो पाया। भाई हमने जो 3 लाख रुपए अलॉट किए थे, किसके लिए अलॉट किए थे? जब 10,000 इंस्पेक्शन हो जाएंगे उसके लिए। हमने 2 लाख रुपए अलॉट किए थे, किसके लिए किए थे? 5000 किलोवाट के लिए। लेकिन हम यूज कितना कर पा रहे हैं? 45,000। हम नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने कर पा रहे हैं? 9000। तो मतलब इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को रेशो के रिस्पेक्ट में ना करके कॉस्ट ड्राइवर के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां जो ओवरहेड कॉस्ट की जो टोटल यूज क्वांटिटी है वो उसमें से कुछ पार्ट क्या है? अनयूज्ड भी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट CDR, कॉस्ट ड्राइवर रेट। किसका? सबसे पहले किलोवाट आवर्स का, माने पावर का। किसका? पावर का। कितना हो जाएगा सर? टोटल खर्चा कितना हुआ? टोटल खर्चा कितना है सर? 2 लाख रुपए का। कितने के लिए? 50,000 किलोवाट के लिए। तो माने 1 किलोवाट के लिए कितना हो जाएगा? ₹2 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 किलोवाट आवर्स, माने इतने रुपीस पर किलोवाट आवर का खर्चा आ जाएगा। कॉस्ट ड्राइवर रेट हो गया। कितना आ जाएगा सर? ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, कितना आ जाएगा? ₹4 पर किलोवाट आवर। ₹4 पर किलोवाट आवर। बात समझ में आ गई? ये आ गया कॉस्ट ड्राइवर रेट ऑफ पावर कंजप्शन। इसके बाद कॉस्ट ड्राइवर रेट ऑफ किसका निकालेंगे? क्वालिटी इंस्पेक्शन। हाँ जी, खर्चा कितना हुआ? 3 लाख रुपए का। उसमें आपको कितने क्वालिटी इंस्पेक्शन करना था? 10,000 इंस्पेक्शन करना था। तो एक इंस्पेक्शन में कितना खर्चा आएगा? तो हम क्या करेंगे? ₹3 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 इंस्पेक्शन। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 4 जीरो से 4 जीरो, माने ₹30 पर इंस्पेक्शन का खर्चा आना चाहिए। ये क्या आ गया? CDR ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन। और ये आ गया CDR ऑफ पावर यूटिलाइजेशन। बात समझ में आ गई? अब हम इसके बिहाफ पे हमें क्या करना है? वो क्या करा है? कंप्यूट द कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट टू ईच एक्टिविटी। माने एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू करना है और एक कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ अनयूज कैपेसिटी, और आपको अनयूज कैपेसिटी के बारे में भी बताना है। माने ट्रेडिशनल अप्रोच और एबीसी अप्रोच के थ्रू आपको दोनों बताना है, और यह भी बताना है कि अनयूज कितनी रहेगी और उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले तो अब हम बात करते हैं कंपटीशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बाय यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमेशा कितना बेस होता है? सिंगल बेस, या तो मशीन आवर्स के रेस्पेक्ट में या लेबर आवर्स के रेस्पेक्ट में, बाकी किसी और की बात नहीं करते। तो यहां रेशियो के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे? पार्टिकुलर। उसके बाद क्या आता है? मैं फिर भूल गया, अमाउंट। नहीं बुलाओ सर, नहीं बुलाओ। यहां लिखेंगे बेस, यहां लिखेंगे रेशो, और यहां लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? P, Q और R। ठीक है ना? प्रोडक्ट क्या है? P, Q और R। अब जरा सबसे पहले अमाउंट कितना हुआ? पर्टिकुलर क्या है सर? पर्टिकुलर हमें ले रहे हैं मशीन आवर्स। क्या गिवन है हमें? मशीन आवर्स सर गिवन है। किलोवाट आवर्स कितने हैं? 50,000 किलोवाट आवर्स के लिए कॉस्टिंग कितनी आ रही है? 2 लाख रुपए की कॉस्टिंग आ रही है। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है सर? 5 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है। तो यहां पे लिख लेते हैं किलोवाट आवर्स। ठीक है ना? अमाउंट कितना खर्च होगा? 5 लाख रुपए। अमाउंट कितना खर्च होगा? 5 लाख रुपए। बेस क्या होगा? पावर कंजप्शन। रेशो क्या होगा? किस रेशो में बना है?
10:20:15। भाई ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर तो रेशो ही काम करेगा, कॉस्ट ड्राइवर से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पे 10:20:15, 10:20:15। तो जरा ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट पी के लिए टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी। तो भाई अगर पी प्रोडक्ट की बात करें तो यहां टोटल सम कितना हो गया सर, 10 और 20, 30 और 15, 45, माने 5 लाख के 45 इक्वल इससे कर लीजिए, या 5 लाख को 45 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो 5 लाख डिवाइड बाय 45, और जो निकल के आया इंटू 10 कर दीजिए। तो प्रोडक्ट पी का आपको पता लग जाएगा कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी लगेगी 1,11,111, 1,11,111। थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं, 1,11,111, ठीक है ना। पी क्यू की बात करें तो टोटल कितना हो गया 45, तो 5 लाख डिवाइड बाय 45 और इनटू में 20, तो 2,22,212, 2,22,222। और तीसरे प्रोडक्ट की बात करें तो 5 लाख डिवाइड बाय 45 इंटू 15 कर दीजिए, तो 1,66,667, माने ये हो गया ₹1,66,667। बात समझ में आ गई। तो इन तीनों का सम करके देखेंगे टोटल 5 लाख आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई हैं, तभी तो हमारी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, प्रोडक्ट ए की कितनी है, प्रोडक्ट पी की कितनी है सर, प्रोडक्ट पी की है 3,500, 2,500, 3,000, 3,500, फिर उसके बाद 2,500, और इसकी कितनी है 3,000, 3,000 क्या यूनिट्स। तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा बाई यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। तो 1,11,111 को 3,3500 से डिवाइड कर देंगे, 1,11,111 को 1,11,111 को डिवाइडेड बाय 3,500 कर देंगे, तो आ गया ₹31.74 पर या 75 पर यूनिट, ₹31.75 पर यूनिट। दूसरे वाले पे आ जाइए, 2,22,222 को 2,500 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी हाँ 2,500 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया ₹88.89 पर यूनिट, ₹88.89 पर यूनिट। और 1,66,667 को 3,000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां आ गई ₹55.56 पर यूनिट। ये ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली। यहां पे हमने किसी टाइप का कॉस्ट ड्राइवर का यूज नहीं किया, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच हमेशा सिंगल बेस के लिए काम करती है, या तो मशीन आवर्स के लिए काम करेगी या फिर लेबर आवर्स के लिए काम करेगी। इसके बाद अब हम आएंगे कंपटीशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बाय एबीसी अप्रोच। एबीसी अप्रोच का मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच के रिस्पेक्ट में अब हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहां पे हम रेशो के रिस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल कैपेसिटी का यूज नहीं कर पा रहे, उसमें से कुछ पार्ट ऐसा है जो अनयूज्ड है, तो हम यहां पे कॉस्ट ड्राइवर रेट के थ्रू इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। चाहे तो आप कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहां रेशो पूरा ले लीजिए, जो बचा हुआ रेशो वो भी ले लीजिए। माने यहां पे एक प्रोडक्ट मान लीजिए Z जो कि बना ही नहीं है, एक प्रोडक्ट Z मान लीजिए जो बना नहीं है, जिसमें कोई भी पावर कंजप्शन नहीं हो रहा, कोई भी इंस्पेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो उसे आप अनयूज प्रोडक्ट कह सकते हैं, या अनकैटेगराइज प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मर्जी आपकी है, आप चाहे तो कॉस्ट ड्राइवर से निकालिए, चाहे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं रेशो के रेस्पेक्ट में। तो यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
जी, ये हो गया सर। अब जरा देखिए, इसको भी थोड़ा छोटा करके यहां लिख लेते हैं जी। यहां लिखेंगे आप पार्टिकुलर, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां लिखेंगे बेस, और यहां लिखेंगे सीडीआर, और यहां आएगा प्रोडक्ट पी, पी क्यू और आर, प्रोडक्ट पी क्यू और आर। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जरा देखिए आपके पास कितने प्रोडक्ट पर्टिकुलर में क्या क्या है। सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए, तो यहां आपके पास एक तो पावर है और एक क्वालिटी इंस्पेक्शन है। तो यहां लिख लेते हैं पावर, ठीक है ना, पावर कॉस्ट और क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट, ठीक है ना, पावर कॉस्ट और क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट। अब जरा देखिए अमाउंट कितना कितना है। पावर के लिए कितना अमाउंट दे रखा है आपको, कॉस्ट दे रखी है 2 लाख रुपए की, तो यहां लिख लिया ₹2 लाख, और यहां ₹3 लाख। इसका बेस क्या होगा, पावर के लिए बेस क्या होगा सब, पावर के लिए बेस होगा किलोवाट आवर्स, यहां लिख लीजिए किलोवाट आवर, और यहां लिख लीजिए क्वालिटी नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। अब सीडीआर कितना है, किलोवाट आवर्स का सीडीआर माने कॉस्ट ड्राइवर रेट कितना है, ₹4 पर किलोवाट आवर, ₹4 पर KWH। और क्वालिटी इंस्पेक्शन का क्या है कॉस्ट ड्राइवर रेट, ₹30 पर इंस्पेक्शन, ₹30 पर इंस्पेक्शन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर बात प्रोडक्ट पी की करें तो पी प्रोडक्ट में कितना किलोवाट आवर का यूज हुआ, 10,000, तो कॉस्टिंग कितनी आएगी सर, 10,000 × 4 कर देंगे, माने यहां कॉस्टिंग आ जाएगी ₹40,000, और क्यू में कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी तो ₹80,000, और आर में कितनी कॉस्टिंग आ जाएगी, 15,000 किलोवाट आवर का यूज हो रहा है, तो 15 चौका 60 माने ₹60,000। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया प्रोडक्ट वाइज PQR में कितना कितना पावर कॉस्ट लगेगी, ये हमें पता लग गया। ऐसे ही क्वालिटी इंस्पेक्शन में क्या क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखिए, पी के लिए क्वालिटी इंस्पेक्शन कितना हुआ, 3500 यूनिट का, एक यूनिट के लिए कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या है, ₹30, तो कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी 3500 × 30, 35 या 105, यह आ गया 1,05,000, ठीक है ना। प्रोडक्ट पी की बात करें तो कितना हो जाएगा 2500, तो ये जाएगा 75,000 रुपए, और प्रोडक्ट आर की बात करें तो कितना है 3,000, तो ये हो जाएगा 90,000 रुपए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जरा देखिए, तो प्रोडक्ट पी की कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, 1,45,000 रुपए। प्रोडक्ट क्यू की कॉस्ट कितनी आ गई, 1,55,000 रुपए, और प्रोडक्ट आर की कॉस्ट कितनी आ गई, 1,50,000 रुपए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अब यहां नंबर ऑफ यूनिट कितना है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, जरा ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स है 3500, 2500, 3,000। सर 3500 यूनिट, 2500 यूनिट और 3,000 यूनिट्स, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात? तो यहां ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा, तो 1,45,000 को 3500 से डिवाइड कर देंगे, 1,45,000 डिवाइड बाय 3,500, तो यहां आ गया ₹41.43 पर यूनिट। ऐसे 1,55,000 को डिवाइड बाय 2500 कर देंगे, तो यह आ जाएगा ₹62 पर यूनिट, और 1,50,000 को डिवाइडेड बाय 3,000 कर देंगे, तो यह आ जाएगा ₹50 पर यूनिट। बात समझ में आ गई? तो ये ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकल आया, किसके रेस्पेक्ट में, एबीसी अप्रोच के रेस्पेक्ट में।
और यहां ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकल के आया किसके रेस्पेक्ट में, ट्रेडिशनल अप्रोच के रेस्पेक्ट में। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो अब ये पता लग जाएगा कि ओवर कॉस्ट किस में ली है और हमने अंडर कॉस्ट किस में ली है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। ओवर चार्ज कहां किया है और अंडर चार्ज कहां किया है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान दीजिए तो सेकंड पार्ट भी पूछा गया था, कंप्यूट द कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट टू ईच एक्टिविटी। ये तो हमने कर लिया, दोनों मेथड के थ्रू कर लिया, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू और एक हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच के थ्रू। बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी ऑफ ईच एक्टिविटी। अनयूज्ड कितना रहा, तो जरा ध्यान दीजिए भाई। अगर मैं बात करूं तो यहां पे टोटल जो है वो कितना होना चाहिए था, ये 2 लाख रुपए का होना चाहिए था भाई। इन तीनों का टोटल 2 लाख रुपए होना चाहिए था। हुआ क्या 2 लाख, देखो जरा, 40,000, 80,000, 1,20,000 और 60,000, 1,80,000। तो 20,000 रुपए का जो यूनिट वो है, मतलब 20,000 रुपए की जो कैपेसिटी वो है पावर कॉस्ट, वो क्या रह गई, अनयूज्ड रह गई। 20,000 रुपए की जो पावर कॉस्ट है वो क्या रह गई, अनयूज्ड रह गई। तो यहां पे अनयूज्ड पावर कॉस्ट कितना हुआ, दैट इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, इस 2 लाख में से इन तीनों प्रोडक्ट का जो पावर कॉस्ट है क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2 लाख माइनस ये कितना हो जाएगा, 1,80,000। तो कितना आ जाएगा, ₹20,000 की क्या हो गई, पावर कॉस्ट अनयूज रह गई। ऐसे ही अनयूज्ड क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी रह गई। तो भाई हमने कितनी अलॉट करी थी, 3 लाख रुपए अलॉट करी थी, उसमें से कितनी यूज कर पाए वो माइनस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 180 और 90 270, माने 3 लाख माइनस 2,70,000। तो 30,000 रुपए की आपकी जो है क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट क्या रह गई, अनयूज रह गई। बस खत्म हो गया, हर तरीके से क्वेश्चन को समझ लिया। बात समझ में आ गई ना दोस्तों। चलिए अब आज के लिए तो दोस्तों हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके और भी कोर कॉन्सेप्ट कराऊंगा और यकीन मानिए एबीसी कॉस्टिंग से आपको प्यार हो जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगी और इसमें 7 नंबर आपके कंफर्म होने वाले हैं। बस मेरे साथ हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन को अपने हिसाब से जरूर करके देखिएगा और यकीन मानिए मजा आने वाला है। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।